हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर तुषार एंड यू वाचिंग तुषार सर एकेडमी। आज हम कॉम्प्लेक्स 3 का डिटेल स्टडी करने वाले हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। और ये इसका जो बेसिक फंक्शन है वो फंक्शन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स 3 का है। ठीक है, एंड प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 का डिटेल स्टडी देखा है, थॉरोली स्टडी किया है। उसमें भी हमने क्या देखा है कि कैसे कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 जो आपके थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वो कैसे अपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को NADH एंड FADH2 के थ्रू क्या करते हैं, अपटेक करते हैं एंड उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं आपके यूबिक्विनॉन को। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसको हम बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजनेज एंड जो कॉम्प्लेक्स 2 था उसको हम बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये दो आपके कॉम्प्लेक्स थे जिनका हमने थॉरो एंड डिटेल स्टडी कर लिया है। आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स 2। एंड वो स्टूडेंट जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखें, ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लाइफ साइंस के या बायोलॉजी के वो क्लियर हों और आप कोरिलेट कर पाएँ उन सबको किसके साथ, आपके इस लेक्चर के साथ भी। ठीक है, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 3 की। कॉम्प्लेक्स 3 को बेसिकली हम दो मेजर नाम से जानते हैं। पहला तो हो गया आपका साइटोक्रोम BC1। ठीक है, उसका भी एक रीज़न है क्यों हम उसको साइटोक्रोम BC1 बोल रहे हैं। साइटोक्रोम BC1 बोलने का मतलब ये हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है आपके पास, जो कॉम्प्लेक्स 3 होता है, इसमें दो टाइप के साइटोक्रोम्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हमने नाम दिया है साइटोक्रोम C1 एंड साइटोक्रोम B। तो उन दोनों साइटोक्रोम के बेसिस पे ही इसका नाम क्या रखा हुआ है, साइटोक्रोम BC1। उसके अलावा इसको हम यूबिक्विनॉन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे यूबिक्विनॉन और साइटोक्रोम के बेसिस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का फंक्शन परफॉर्म होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, यूबिक्विनॉन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, इसके अलावा एक जनरल टर्म में हम इसको साइटोक्रोम रिडक्टेज भी बोल देते हैं। कई बार क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 को हम साइटोक्रोम रिडक्टेज भी बोल देते हैं। तो ये भाई साहब ये हो गया आपके नामकरण कि ये तीन तरीके से हम इनको बोलते हैं, पुकारते हैं, और वो तीन तरीके आपके ये हो गए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स 3 है उसका एक्चुअल काम क्या है। अभी एक जनरल आइडिया लेते हैं, उसके बाद इसका जो डिटेल होगा वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि इसका एक्चुअल काम क्या है। तो इसका एक्चुअल काम वही होगा जो आपके कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 का था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 का काम क्या था, कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 का काम सिट्रिक एसिड साइकिल में बनने वाले जो आपके NADH एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स थे, उनके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करने का काम था। 1 का भी, कॉम्प्लेक्स 1 का भी और कॉम्प्लेक्स 2 का भी। तो कॉम्प्लेक्स 3 का काम क्या है, क्यूनॉन जो कि क्यूनॉल के फॉर्म में आ रहा है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को लेके, उससे उन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को लेना और उसको किसको डोनेट कर देना, साइटोक्रोम C को डोनेट कर देना। फिर अल्टीमेटली ये साइटोक्रोम C फर्दर क्या करेगा, आगे जाके ये इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, आपके कॉम्प्लेक्स 4 को। आगे चल के जो कॉम्प्लेक्स 4 होगा उसमें उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो ये एक जनरल हुआ। और इस इलेक्ट्रॉन डोनेशन में जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो कॉम्प्लेक्स 3 है, वो 4 हाइड्रोजन्स को भी क्या करता है, पंप करता है आपके मैट्रिक्स से। कहाँ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, वहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स 4 प्रोटॉन्स को या 4 हाइड्रोजन आयंस को क्या करता है, पंप कर देता है मैट्रिक्स से। कहाँ पे, आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो ये था एक जनरलाइज आइडिया कि कॉम्प्लेक्स 3 का एक्चुअल काम क्या होता है। सो अब हम क्या करने वाले हैं कि जो कॉम्प्लेक्स 3 है उसका जो स्ट्रक्चर है उसका डिटेल स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके फंक्शन को भी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है बेसिकली क्या होता है, एक होमोडाइमर है। होमोडाइमर होने का मतलब क्या हुआ, होमोडाइमर होने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्रोटीन जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या कर लें, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लें जो कि आपस में क्या हो, बाइंडेड फॉर्म में हो। तो ये जो कंडीशन कहलाती है इसको हम बोलते हैं क्या, होमोडाइमर।
क्या बोलते हैं, होमोडाइमर। और ये जो इंडिविजुअल फॉर्म था इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं, मोनोमर कंडीशन। ठीक है, ये इंडिविजुअल या आइसोलेटेड फॉर्म में भी फंक्शनली एक्टिव प्रोटीन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है वो क्या होता है, ये दो अलग अलग इंडिविजुअल जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं, वो दोनों कॉम्बिनेशन कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कि हम होमोडाइमर बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पे फिलहाल कॉम्प्लेक्स 3। तो कॉम्प्लेक्स 3 क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 एक होमोडाइमर स्ट्रक्चर है। और अगर इस पोजीशन पे अगर दो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स अगर आपके होते जो कि स्ट्रक्चर में डिफरेंट हैं और ये दोनों कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाते, एक डाइमर का फॉर्मेशन करते, ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं हेटेरोडाइमर। क्या कंडीशन होता है ये आपका, हेटेरोडाइमर कंडीशन। तो अभी फिलहाल जो कॉम्प्लेक्स 3 है वो क्या है आपका, एक होमोडाइमर स्ट्रक्चर है जिसमें कि दो सेम स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपस में कॉम्बिनेशन करके क्या करते हैं, एक जाइंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये क्या है आपका, ये टोटल हर जो आपका इंडिविजुअल जो मोनोमर है आपका कॉम्प्लेक्स 3 में जो इंडिविजुअल मोनोमर है वो बेसिकली क्या होता है, 11 सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। कितने सब यूनिट से मिलके बना होता है, 11 सब यूनिट से मिलके बना होता है। मतलब इसको हम दो स्ट्रक्चर, इसको आप दो हाफ में कन्वर्ट कर लीजिए। एक हाफ ये हो गया आपका एक मोनोमर और ये हाफ जो हो गया आपका एक मोनोमर हो गया। ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एक मोनोमर की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा मोनोमर भी जो होगा वो बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन परफॉर्म करेगा जैसा कि आपका ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है वो बेसिकली क्या है, एक होमोडाइमर स्ट्रक्चर है। और इस होमोडाइमर स्ट्रक्चर में जो इंडिविजुअल मोनोमर एग्जिस्ट करता है, जो प्रोटीन एग्जिस्ट करता है, वो क्या होता है, 11 सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। मतलब एक मोनोमर 11 सब यूनिट्स का और दूसरा मोनोमर भी आपका क्या होगा, 11 सब यूनिट्स का मिलके बना होता है। ठीक है, इसके अलावा पहले भी मैंने बताया था कि इसमें क्या होते हैं, 3 कोर कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, हर एक मोनोमर में जो आपका एक सिंगल मॉइटी है इस स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स 3 में, उनमें क्या होते हैं आपके 3 कोर कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए हम जो फंक्शनल कोर कंपोनेंट होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स 3 के, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 मेजर कोर कंपोनेंट हैं या प्रिंसिपल कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं आपके कॉम्प्लेक्स 3 में। पहला तो हो गया आपका साइटोक्रोम C1। ठीक है, ये जो आपको वॉलेट में दिखाई दे रहा है ये आपका साइटोक्रोम C1 है। दूसरा हो गया आपका साइटोक्रोम B, ये जो ग्रीन है ये आपका साइटोक्रोम B हुआ। और जो तीसरा है वो जो कि आपका 2 आयरन 2 सल्फर सेंटर है, जो यहाँ पे ऑरेंज में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइटोक्रोम C1, ग्रीन है आपका साइटोक्रोम B, और जो ऑरेंज है वो है आपका आयरन सल्फर सेंटर, जिसको हम रिस्क सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, रिस्क सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो साइटोक्रोम C1 होता है उसमें क्या होता है, एक सिंगल हीम ग्रुप एग्जिस्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे जो साइटोक्रोम है अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ी प्रोटीन फैमिली है। ठीक है, और इस फैमिली का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या कैरेक्टर है वो क्या है, उसका कैरेक्टर ये है कि ये साइटोक्रोम्स हमेशा ही एक हीम ग्रुप या मिनिमम एक हीम ग्रुप तो क्या होता है उनमें एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, तो साइटोक्रोम C1 में यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके सिंगल हीम ग्रुप एग्जिस्ट करता है। जो यहाँ पे साइटोक्रोम B है इसमें क्या होते हैं, आपके 2 हीम ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम बोलते हैं BH एंड BL। BH एंड BL का मतलब हो गया, B साइटोक्रोम B का जो हीम ग्रुप है एक हाई एफिनिटी हीम है और दूसरा जो है वो है लो एफिनिटी हीम। ठीक है, तो ये 2 हीम ग्रुप्स आपके किस में एग्जिस्ट करते हैं, आपके साइटोक्रोम B में। उसके बाद आपका हो गया 2 आयरन 2 सल्फर कंटेनिंग एक क्लस्टर है, आयरन सल्फर क्लस्टर, जिसको हम प्रीवियस कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 में भी हमने डिटेल में देखा कि किस तरीके के आयरन सल्फर क्लस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस में। तो यहाँ पे 2 आयरन एंड 2 सल्फर कंटेनिंग क्लस्टर मिलता है जिसको हम आयरन सल्फर सेंटर कहते हैं, और इसका एक स्पेसिफिक नेम है जिसको हम बोलते हैं रिस्क सेंटर। ठीक है, इसके क्या फंक्शंस है उसको हम फंक्शन में देखेंगे। अभी फिलहाल हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितने कितने कॉम्पोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स 3 में
दो डिस्टिंक्ट साइट भी एग्जिस्ट करते हैं, यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइट एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 में दो अलग अलग क्या होते हैं आपके यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइट्स यानी यूबिक्विनोन बाइंडिंग सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये आप ये कंक्लूजन मत लगा लीजिएगा कि क्योंकि होमोडाइमर है तो एक क्यू बाइंडिंग साइट या यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइट इसमें होगा और दूसरा इसमें होगा। जी नहीं, इन दोनों मोनोमर्स में या दोनों आपके जो यूनिट्स हैं, इन दोनों यूनिट्स में क्या होते हैं, दो साइट्स होते हैं। क्या होते हैं टोटल, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, टोटल 4 यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइट्स होते हैं एक पूरे कॉम्प्लेक्स 3 में। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। तो उसमें देखें तो एक सिंगल जो आपका मोनोमर होता है उस मोनोमर में क्या होते हैं, यूबिक्विनोन के दो बाइंडिंग साइट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब उन दोनों साइट्स का एक स्पेसिफिक नाम है, वो नाम क्या है, एक तो बोलते हैं क्यू नॉट सेंटर, ठीक है, जो पहला सेंटर है जिसको हम बोलते हैं क्यू नॉट सेंटर, और जो आपका दूसरा है उसको हम बोलते हैं Q1 सेंटर, ठीक है। उसके अलावा एक और भी नाम है, वो बेसिस में किसके है कि देखिए जब यहाँ से प्रोटॉन पंप होता है तो हमको पता है कि प्रोटॉन जब मैट्रिक्स से आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में अगर प्रोटॉन जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ रही है, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ रही है ना। चार्जेस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रोटॉन पंप हो रहे हैं तो H+ आयंस मूव कर रहे हैं आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपके क्या हो रहे हैं, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, और जो आपका मैट्रिक्स है क्योंकि वहाँ से प्रोटॉन मूव कर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी नेगेटिविटी बढ़ रही है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं P साइट ड्यू टू पॉजिटिविटी, एंड इसको हम बोलते हैं N साइट, या फिर हम बोलते हैं बिकॉज ड्यू टू ऑफ नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, इसलिए मैक्सिमम हो रहे हैं इसलिए। तो इसके बेसिस पे भी इनके नाम है। तो जो Q0 जो होता है वो क्या होता है, आपके बिल्कुल अपर पार्ट पे जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का जो जोन है उस जोन में एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं QP। आपका क्या हुआ, साइट हुआ किसका, Q0 का। और जो आपके मैट्रिक्स से क्लोज होता है जो आपका Q0 बाइंडिंग साइट, उसको हम बोलते हैं QN साइट। ये बात समझ में आ रही है। तो इसको हम दो नाम आपको समझ में आ रहा है, Q0, या तो हम उसको Q0 बोलेंगे या तो फिर हम उसको या तो QP बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड जो आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसके ज़्यादा क्लोज है, इसलिए हम उसको या तो Q0 बोलेंगे या तो फिर हम उसको QP बोलेंगे, ठीक है। और जो दूसरा Q0 है जो बाइंडिंग साइट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे Q1 या फिर हम उसको बोलेंगे QN, क्योंकि वो नेगेटिव साइड के क्लोज है। तो ये हो गए आपके नामकरण कि किसको क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, और उनका स्पेसिफिक नाम किस बेसिस पे है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके फंक्शन पे, ठीक है। तो चलिए अब हम फंक्शन की बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स 3 का फंक्शन जो बेसिक फंक्शन है वो है क्या। तो अगर एक नॉर्मलाइज फंक्शन की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स 3 का जो फंक्शन है वो है क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूबिक्विनोल टू साइटोक्रोम C, बस इतना ही फंक्शन है। फंक्शन क्या है कि जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आपके यूबिक्विनोल से आ रहे हैं उनको लेकर किसको दे देना, साइटोक्रोम C को दे देना। ये हुआ एक नॉर्मल फंक्शन, ये आपके कॉम्प्लेक्स 3 का फंक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है कि यूबिक्विनोल जो होता है वो क्या करता है, दो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आने वाला एक मॉलिक्यूल है, लेकिन जो साइटोक्रोम C है उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही लेने की होती है। तो अब हुआ क्या, देखिए क्या हुआ कि यूबिक्विनोल जो आपका QH2 है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आ रहा है, लेकिन जो साइटोक्रोम C है आपका वो केवल एक ही, इसमें से केवल क्या कर सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो उसका लॉस हो रहा है, ठीक है। और अगर लॉस होने की बात करें तो लॉस होने के दो नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान क्या हो सकता है, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, पहला नुकसान क्या हो सकता है कि ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके रॉस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दे। उसके अलावा अगर इस इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो ETC की जो एफिशिएंसी है वो कैसी हो जाएगी आपकी, बिल्कुल हाफ हो जाएगी, या फिर हम बोले 50% हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही कैसे, क्योंकि जो
यूबिक्विनॉल है जो कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 से जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा है, उसके बिल्कुल आधे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो बिल्कुल 1 इलेक्ट्रॉन का ही यूटिलाइजेशन कर पा रहा है आपका कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम सी को डोनेट करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल हाफ हो गई है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 2 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने की बजाय क्या कर रहा है, 2 में से केवल एक ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम सी को ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है, क्योंकि साइटोक्रोम सी के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी है या कैरिंग कैपेसिटी है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब इस लॉस को ओवरकम करने के लिए, किसको, इस लॉस को ओवरकम करने के लिए नेचर ने, मतलब अगर हम बात करें तो नेचर या फिर हम इवोल्यूशन की बोलें, जो नेचुरल इवोल्यूशन होता है, उसने एक रिसाइकलिंग प्रोग्राम किया है आपके किसमें, कॉम्प्लेक्स 3 में, जिसको हम बोलते हैं क्यू साइकिल। क्या बोलते हैं हम उसको, क्यू साइकिल। तो इस क्यू साइकिल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था उस इलेक्ट्रॉन के लॉस को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलाइज करके फिर से यूटिलाइज कर पाते हैं और उसको फिर से ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं हम साइटोक्रोम सी को। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पार्ट जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, क्योंकि ये जो क्यू साइकिल है उसके बेसिस पे कई डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, एज वेल एज आते भी हैं आपके। आप नेट ले लीजिए, नेट जेआरएफ ले लीजिए, चाहे आप डीबीटी जेआरएफ ले लीजिए, आईसीएमआर ले लीजिए, किसी भी, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो उन एग्ज़ाम्स में का ये जो टॉपिक है, ये जो आप क्यू साइकिल की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो रिसाइकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये जो मैं अभी समझा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्विनॉल है वो 2 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ रहा है, लेकिन जो साइटोक्रोम सी है जिसके पास इस इलेक्ट्रॉन को जाना है, पहुँचना है, जो कॉम्प्लेक्स 3 है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को पहुँचाने का काम कर रहा है साइटोक्रोम सी को, लेकिन क्योंकि साइटोक्रोम सी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कैरिंग कैपेसिटी होती है और दूसरे इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, लेकिन उसमें से केवल एक इलेक्ट्रॉन ही साइटोक्रोम सी तक चला गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या हुआ, नेचर ने या इवोल्यूशन ने एक रिसाइकल का स्ट्रक्चर डेवलप किया है आपके कॉम्प्लेक्स 3 में, जिसको हम बोलते हैं क्यू साइकिल। क्या बोलते हैं, क्यू साइकिल। अब देखते हैं क्यू साइकिल क्या होता है। तो एक जनरलाइज आइडिया ले लेते हैं कि वहाँ पे होता क्या है, उसके बाद हम इस साइकिल को समझने की कोशिश करें। ठीक है। तो देखिए होता क्या है, यूबिक्विनॉल, पहले तो आपके जो कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 से जो यूबिक्विनॉल था यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट होके, जब आपके यूबिक्विनॉल, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, यूबिक्विनॉल कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 के बेसिस पे यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट होता है। फिर यूबिक्विनॉल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यूबिक्विनॉल 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर पहुँचता है किसके पास, आपके कॉम्प्लेक्स 3 के पास। लेकिन होता क्या है, क्योंकि यूबिक्विनॉल के पास, हम साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यूबिक्विनॉल के पास यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये यूबिक्विनॉल साइटोक्रोम सी की अगर हम बात करें तो उसको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ से इसका बाइफर्केशन होता है। मतलब कैसे, अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में और एक इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब वो कैसे होगा, ये देखिए, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके, कहाँ पे जाता है, 2 आयरन 2 सल्फर सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क सेंटर। ठीक है। 2 में से एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपके रिस्क सेंटर में जाता है, फिर रिस्क सेंटर से ये इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचता है आपके साइटोक्रोम, कहाँ पे, C1 के पास। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 की बात कर रहे हैं। साइटोक्रोम सी के बाद ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंच जाता है आपके साइटोक्रोम C1 के बाद, आफ्टर साइटोक्रोम C1 फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पहुंच जाता है आपके साइटोक्रोम C को दे दिया जाता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को मिलता है तो ये साइटोक्रोम अपना जो बाइंडिंग साइट है उसको छोड़ के क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। साइटोक्रोम C फिर यहाँ से क्या हो जाएगा,
चला जाएगा और वो आपके फर्दर जो आपका जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसको जाके वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पाथ में। अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका लॉस हो रहा था, ये तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो आपका साइटोक्रोम के पास चला गया। अभी जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका लॉस हो रहा था उसके साथ क्या होता है, उसके साथ ये होता है कि जो आपका ये ग्रीन वाला जो हमने बात की थी साइटोक्रोम बी की, यहाँ पे 2 हीम ग्रुप होते हैं। तो उसमें से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पहले तो जाता है आपके साइटोक्रोम बी के एल हीम ग्रुप के पास। ठीक है, ये आपका जो बी एल हीम ग्रुप है उसके पास सबसे पहले जाता है। उसके बाद फिर ये बी एल ग्रुप इसको बी एच ग्रुप जो हाई एफिनिटी वाला जो आपका साइटोक्रोम बी होता है उसके पास डोनेट कर देता है इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाता है आपके यूबिक्विनॉन के पास। यूबिक्विनॉन समझ में आ रहा है, यूबिक्विनॉन इसको हम क्यू बोलते हैं, या यूबिक्विनॉन आपको समझ में आ रहा है यूबिक्विनॉन के पास। अब बात आती है कि ये यूबिक्विनॉन कहाँ से है, तो ध्यान कीजिएगा, मैंने कहा था कि आपके कॉम्प्लेक्स 3 में यूबिक्विनॉन के 2 बाइंडिंग साइट्स होते हैं, एक तो होता है आपका क्यू आई और दूसरा होता है आपका क्यू नॉट। तो जो पहला वाला जो यूबिक्विनॉन ये जो बाइंड हुआ था आपका ये वाला, ये जो यूबिक्विनॉन बाइंड हुआ था ये आपके कहाँ पे हुआ था, क्यू नॉट साइट पे हुआ था। और ये जो यूबिक्विनॉन है जो कि पहले से ही कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, बाइंडेड फॉर्म में होता है, इसको हम बोलते हैं क्यू आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब एक इलेक्ट्रॉन तो आपका साइटोक्रोम सी में चला जाता है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो पहले बी एल हीम ग्रुप जो आपका लो एफिनिटी हीम ग्रुप है उसके पास जाता है, फिर उसके बाद बी एच के पास जाता है और बी एच से फिर ये क्या होता है, यूबिक्विनॉन के पास जाता है, जो कि ये यूबिक्विनॉन कहाँ बाइंडेड फॉर्म में होता है, जो आपका क्यू आई साइट होता है, आपका यूबिक्विनॉन बाइंडिंग साइट जो क्यू आई वाला होता है वहाँ पे ये पहले से ही बाइंडेड फॉर्म में होता है। और जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है तो ये जो यूबिक्विनॉन है किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके सेमीक्विनॉन में। किस में कन्वर्ट होता है, आपके सेमीक्विनॉन में कन्वर्ट। अब देखिए, अब इसी साइकिल को आप दोबारा चलाइए, तो जैसे ही QH2 है अपना काम कंप्लीट करेगा तो वो इस साइड से हट जाएगा, आपका जो क्यू नॉट साइड था वहाँ से हट जाएगा। अब दूसरा क्यूनॉल आके इस साइड पे बाइंड करेगा। ठीक है, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ साइटोक्रोम को चला जाएगा और जो एक इलेक्ट्रॉन है फिर से यहाँ से मूव करता हुआ जो आपका अभी जो स्टेज है आपका कौन सा सेमीक्विनॉन वाला स्टेज है उसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन इसको केस में कर देगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा तो ये क्या करेगा, मैट्रिक्स से 2 H+ आयंस को लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर से यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए जो 2 लॉस हो रहे थे इलेक्ट्रॉन वो दोनों देखिए एक यूबिक्विनॉल आया तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था, उससे आपने सेमीक्विनॉन बनाया और दूसरी बार जब यूबिक्विनॉल आ रहा है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन लॉस होने वाला था उसको इस सेमीक्विनॉल ने बाइंड करवा के उसके साथ बाइंड करवा के आपने उसको किसमें यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये यूबिक्विनॉल फिर से क्या कर सकता है, यहाँ पे हम उसको रिसाइकिल करके यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन लॉस होने वाला था उसको आपने क्या कर लिया, फिर से रिसाइकलाइज करके आप इसको फिर से दोबारा कॉम्प्लेक्स 3 को भेज सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉन फिर क्या होगा, अल्टीमेटली साइटोक्रोम सी तक पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसको यहाँ पे हम देखें, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें। तो देखिए साइकिल कैसे होता है। QH2 यूबिक्विनॉल, पहला यूबिक्विनॉल जब आपका आता है कहाँ पे, क्यू नॉट सेंटर पे, तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपका आयरन सल्फर सेंटर जो रिस्क सेंटर है वहाँ पे जाता है। वहाँ से फिर वो साइटोक्रोम C1 तक पहुँचता है और साइटोक्रोम C1 पे यहाँ पे जो साइटोक्रोम यहाँ पे C1 से कहाँ पहुँचता है, आपके साइटोक्रोम C तक। तो जो आपका ऑक्सीडाइज्ड साइटोक्रोम C है वो रिड्यूस होता है और उसके बाद फिर वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है यहाँ से। ठीक है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, यहाँ से पहले Bl में जाता है, फिर BH के पास जाता है और उसके बाद फिर ये क्या होता है, जो पहले से एग्जिस्ट यहाँ पे क्विनॉन है वहाँ तक इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया जाता है और ये यूबिक्विनॉन कहाँ पे, किस साइड पे है, आपके QI साइड पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये यूबिक्विनॉन अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके सेमीक्विनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए अब स्टेज क्या होगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो चुके होंगे तो साइटोक्रोम रिड्यूस होकर रिलीज हो चुका होगा और ये जो यूबिक्विनॉन था वो सेमीक्विनॉन में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, ये पहले यूबिक्विनॉल के आने के बाद होगा।
जब दूसरा यूबिक्विनॉल इसके बाद फिर से आएगा तो फिर से वो अपने क्यू नॉट साइड पे जाके बाइंड करेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता हो। अब देखिए यहाँ पे जब ये साइटोक्रोम सी चला गया है तो फिर से एक क्या होगा, ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम सी फिर यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे ही यूबिक्विनॉल आया तो एक इलेक्ट्रॉन आपके रिस्क सेंटर पे गया, फिर आपके साइटोक्रोम C1 पे गया, फिर देन साइटोक्रोम सी से फिर से आपका जो ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम सी है उसने उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके फिर से रिड्यूस्ड हो गया और फिर यहाँ से चला गया। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है फिर से आपके BH से होता हुआ सेमीक्विनॉल को पहुंचेगा और ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद दो प्रोटॉन्स को भी क्या करेगा, मैट्रिक्स से अपने साथ बाइंड करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब इस यूबिक्विनॉल को हम फिर से रिसाइकिल करके क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और इन जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होने वाला था उसको आपने फिर से क्या कर लिया, रिसाइक्लाइज करके आप फिर से साइटोक्रोम को रिड्यूस करने का काम उन इलेक्ट्रॉन से कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये साइकिल कैसे चल रहा है और इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, क्यू साइकिल बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, जितने बार भी आपका यूबिक्विनॉल जब यहाँ पे आता है और इलेक्ट्रॉन को जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट करता है तो उसके पास जो दो प्रोटॉन है, QH2 है ना ये, तो इसके पास जो दो प्रोटॉन है वो दोनों प्रोटॉन पंप होते हैं कहाँ पे, आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कहाँ पे पंप होते हैं, आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो एक बार तो जो फर्स्ट यूबिक्विनॉल आया था वहां से दो प्रोटॉन पंप होंगे आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और सेकेंड टाइम जो दूसरा वाला यूबिक्विनॉल आया था उससे भी दो प्रोटॉन पंप होंगे आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो टोटल अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू आप क्या करते हैं, टोटल 4 प्रोटॉन्स को आप क्या करते हैं, पंप कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ कहाँ पे, आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, उसके अलावा ये जो यूबिक्विनॉल है ये भी क्या कर रहा है, दो प्रोटॉन को गेन करके यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्यू साइकिल रन करता है और किस तरीके से आप इस क्यू साइकिल की जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो लीकी इलेक्ट्रॉन्स है, उनको आप रिसाइक्लाइज करके क्या करते हैं, आप उनको फिर से यूटिलाइज कर पाते हैं साइटोक्रोम को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे दो ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, आपका जो कॉम्प्लेक्स 3 है उसके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कम्प्लीटली क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, वो दो कौन कौन से हैं, पहला तो है आपका माइक्सोथायोजोल और दूसरा है एंटीमाइसिन ए। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ब्लॉक करते हैं उसको ध्यान रखिएगा। तो जो आपका माइक्सोथायोजोल है, माइक्सोथायोजोल जो होता है वो क्या करता है, आपका जो क्यू नॉड साइट है जहाँ पे आपका जो यूबिक्विनॉल बाइंड करता है, जो फर्स्ट यूबिक्विनॉल बाइंड करता है, वहाँ से जो रिस्क सेंटर पे देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ से जो रिस्क सेंटर है आपका, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसको ब्लॉक करने का काम कौन करता है, आपका माइक्सोथायोजोल करता है। ठीक है, माइक्सोथायोजोल क्या करता है, आपके क्यू नॉट सेंटर पे जो यूबिक्विनॉल है वहाँ से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो आपका रिस्क सेंटर पे ट्रांसपोर्ट होता है उस साइड को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करने का काम करता है। ठीक है, जिससे कि आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ब्लॉक हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और जो दूसरा ब्लॉकेज है एंटीमाइसिन ए करता है, वो क्या करता है, जो आपका हाई एफिनिटी बी है, जो साइटोक्रोम बी है आपका, ये जो ग्रीन वाला जो साइटोक्रोम बी था उसमें दो टाइप के आपके हीम ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे, एक तो आपका BH और BL। तो जो BH है, BH से जो आपके QI सेंटर में जो आपका एक यूबिक्विनॉल पहले से एग्जिस्ट करता है, जो यूबिक्विनॉल ये वाला आप देख रहे थे, ये यूबिक्विनॉल पहले से यहाँ बाइंडेड फॉर्म में है, तो इस साइड को यहाँ पे जो BH से यूबिक्विनॉल पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है उस साइड को ब्लॉक करने का काम कौन करता है, आपका एंटीमाइसिन ए करता है। और ये दोनों जो होते हैं क्या करते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स 3 के इन दोनों एग्जैक्ट एरिया को क्या करते हैं, ब्लॉक करने का काम करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी ब्लॉक हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके दो ड्रग्स का किस पार्ट पे ब्लॉक करते हैं, और उसके अलावा ये आपका क्यू साइकिल कैसे परफॉर्म होता है और कैसे वो इलेक्ट्रॉन लॉस को प्रिवेंट करता है, और कैसे उस इलेक्ट्रॉन्स को फिर आप क्या करते हैं, फिर से रीयूटिलाइज करते हैं साइटोक्रोम को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका कॉम्प्लेक्स 3 का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ख़त्म होता है।
इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कॉम्प्लेक्स 4 को देखेंगे, जिसमें कि क्या होगा, ये जो आपके रिड्यूस्ड साइटोक्रोम जो यहाँ डेवलप हो रहे हैं वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाके ट्रांसपोर्ट कर देंगे कहाँ पे, आपके कॉम्प्लेक्स 4 में, और अल्टीमेटली वही कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू क्या होगा, आपका ऑक्सीजन क्या होता है, रिड्यूस होकर वाटर में कन्वर्ट होता है। तो उसके कंप्लीट मैकेनिज्म को हम क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स 4 में देखेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ तक के लिए इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड हैव अ गुड डे।